चलो बेटा लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आरडीटी। आरडीटी के स्टेप पढ़ रहे थे हम, जिसमें बेटा हमने इतने सारे स्टेप में से फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड स्टेप इज यूज ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर, थर्ड स्टेप इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कवर किया था, एंड देन बेटा हमने स्टेप नंबर 4 पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया था। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं स्टेप नंबर 5 पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा स्टेप नंबर 5। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने इस वाली स्लाइड में देखो ये करना था हमको सारा काम, तो तुमने ये सब कट कर लिया है, तुमने इसको अलग भी कर लिया है, इस पूरे ग्रुप ऑफ फ्रैगमेंट्स में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग कर लिया है, और अगर इसकी कॉपी बना के रखनी है तो वो भी रख ली है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि एक एंजाइम होता है दैट इज डीएनए लाइगेज, वो रिक्वायर्ड होता है। तो स्टेप नंबर 5 में क्या आएगा, स्टेप नंबर 5 आएगा आपका लाइगेशन। देखो इसमें क्या क्या लिख सकते हो, किस किस चीज़ को लाइगेट करोगे, ऑफ वेक्टर डीएनए एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, और फॉरेन डीएनए और फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये कहीं और से निकाला गया और किसी और सेल में डाला जा रहा है, तो होस्ट अगर कोई और है तो उसके लिए तो फॉरेन जीन हो जाएगा। तो वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे हम। लाइगेशन मतलब जोड़ना। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा बेटा, जैसे तुम ये करोगे इट विल फॉर्म, एक ही लाइन है ये, टू फॉर्म आर डीएनए। अब जो नया डीएनए बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा। तो लाइगेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू फॉर्म आर डीएनए विद द हेल्प ऑफ, बस मैं पॉइंटर में तोड़ के लिख रही हूँ, ये बहुत आसान सा है, हम कवर कर चुके हैं। एंड ये एक ही लाइन में भी आप लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, क्योंकि आप डीएनए को जोड़ रहे हैं ना बेटा, तो आप किसका यूज़ करेंगे, डीएनए लाइगेज। याद करिए ये एंजाइम, हम एंजाइम की क्लास में भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्लास नंबर 6 में लाइगेज आता है, तो डीएनए लाइगेज क्योंकि मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल डीएनए को जोड़ रहा है, इसीलिए हम इसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू, क्योंकि इनको चिपकाने का काम कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स को, तो हम इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सिजर एंड डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। तो बस इतना ही है लाइगेशन में कि मॉलिक्यूलर ग्लू डीएनए लाइगेज का यूज़ करके आप जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर डीएनए को जोड़ के आरडीएनए बना देंगे। नाउ दिस आरडीएनए इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो लाइगेशन बहुत छोटा सा स्टेप है बेटा। अब देखो सबसे पहले आइसोलेट किया डीएनए को, सीजर से कट किया, फिर उस टुकड़ों में से अपना टुकड़ा अलग किया, अगर पीसीआर परफॉर्म करना है तो किया, अब उनको जोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। अब जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो आप फॉरेन जीन प्रोडक्ट जिसमें बनाना चाहते हैं, या दैट इज होस्ट सेल, जिसमें भी आप चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उस होस्ट सेल में आपको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाना पड़ेगा। अब ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए स्टेप नंबर 6 पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, बदलाव कर रहे हैं, किसमें, ऑफ होस्ट सेल। जो भी हमने सेल चूज करी कि भैया हमको इस सेल में ये बदलाव चाहिए, हमें चावल में चाहिए कि विटामिन ए बने, तो चावल का जो सेल होगा और आइजा सटाइवा की जो सेल होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, होस्ट सेल। अब होस्ट आपका कुछ भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, जो भी आपकी होस्ट सेल है उसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, इतनी बात, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल। अब हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बेटा, ये कोई होस्ट सेल है, इसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाना चाहते हैं, और हो सकता है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचाने के लिए आपने किसी वेक्टर का इस्तेमाल करा। लेट्स से ये जीन टैक्सी है, गाड़ी, वेक्टर, इसमें आपने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा हो, जोड़ने के बाद बेटा आपको आरडीएनए मिला हो, और इस आरडीएनए को आपने इसमें पहुंचाया हो। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो सीधे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, और या जीन ऑफ इंटरेस्ट एक गाड़ी में बैठ के आ जाए, जो गाड़ी उस होस्ट सेल के अंदर आती है। ये दो तरीके हो सकते हैं। इस सेल को, ये जो सेल है ना बेटा, आपने ये जो सेल यूज़ करी है जिसमें आप चेंज चाहते हैं, ये चेंज कैसे आएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट से आएगा।
तो ये होस्ट सेल को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आइदर इसमें डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा दीजिए या इसको वेक्टर के थ्रू पहुंचाइए, दोनों ही केस में ये होस्ट सेल क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक विथ हेल्प ऑफ वेक्टर आप ये काम कर सकते हैं, और एक आप वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब आपको वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वेक्टर के थ्रू और वो हो गया डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट इज यूज्ड, ठीक है। कैसे होता है वो पढ़ेंगे। अब देखो आगे नेक्स्ट करते हैं। अगर आपने वेक्टर का इस्तेमाल किया है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें पहला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बेटा, अगर प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ो, आरडीएनए बन जाएगा, और प्लाज्मिड जिसके अंदर जाता है वही आप होस्ट सेल रख सकते हैं। तो इस केस में होस्ट सेल क्या हो जाएगी बेटा, बैक्टीरियल सेल। इस केस में होस्ट सेल क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल, क्योंकि प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर जाता है, उसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बैठा के आरडीएनए बनाया और प्लाज्मिड को बोला जाओ बैक्टीरिया में। तो अगर आपकी होस्ट सेल बैक्टीरिया है और आप वेक्टर की हेल्प से ये करना चाहते हैं तो आप प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। दूसरा आते हैं डिसआर्म्ड पैथोजेन वेक्टर। बच्चे ये सब हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या वेक्टर होते हैं, उससे आपको सब याद आ जाएगा अभी। अगर आपने वेक्टर में किसी पैथोजेन वेक्टर का इस्तेमाल किया है तो आपको उसे डिसआर्म करना पड़ेगा। डिसआर्म करने का मतलब है कि आपको उसको नॉन इन्फेक्टिव बनाना पड़ेगा, उसके इन्फेक्टिव जीन को कट करिए, वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं। उससे क्या होगा, उसका इन्फेक्टिव जीन अब काम का नहीं रहेगा और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें पहुँच जाएगा। अब वो पैथोजेन वेक्टर तो वैसे भी अपने होस्ट में जाएगा तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ले जाएगा और उस होस्ट सेल में बीमारी भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल पढ़िए, इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया, जो कि किस में होता है बेटा, किस में होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। आई नो आपको लगता होगा मैम कितनी बार सेम चीज़ बोलती हैं, बट बेटा आपको ऐसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये सब जाता है, आपको लगता होगा आपको याद हो गया। आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार मैं बोलती रहूँगी, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली आपके हेड में याद होता रहेगा। अगर टीआई प्लाज्मिड है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, होस्ट सेल। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम किस में जाता है, प्लांट सेल में जाता है, तो आपकी होस्ट सेल हो जाएगी बेटा प्लांट सेल। प्लांट सेल आपकी होस्ट सेल हो जाएगी। डिसआर्म में ही फॉर एग्जाम्पल और आप क्या कर सकते हैं बेटा, रेट्रो वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेट्रो वायरस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिसआर्म्ड करना पड़ेगा। टीआई प्लाज्मिड को भी क्या करना पड़ेगा, डिसआर्म, वरना तो ये ट्यूमर कर देगी, क्राउन गॉल डिजीज। और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस में जाता है, ये एनिमल सेल में। तो अगर आपकी होस्ट सेल एनिमल सेल है तो आप डिसआर्म रेट्रो वायरस वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी होस्ट सेल प्लांट सेल है तो आप डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल है तो आप प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल आप वेक्टर के थ्रू इस होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट बेटा कुछ तरीके होते हैं जिससे आप बिना वेक्टर की हेल्प के भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वो पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसकी, होस्ट सेल की, जिसके अपने पास दो तरीके होते हैं। होस्ट सेल वो सेल होती है जो टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आती है, टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती है कि आपको किस सेल में ये बदलाव करना है, किस सेल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन, ये जो जीन ऑलरेडी होस्ट में नहीं है वो बाहर से आ रहा है तो इसके लिए फॉरेन जीन होगा, आपको किस सेल में ये काम करना है, दैट इज द होस्ट सेल। उसमें आप डायरेक्ट भी जीन पहुंचा सकते हैं और किसी वेक्टर के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर वाला पढ़ा। ये एक हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट इज वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर।
तो अब ये तो होस्ट सेल क्लियर हो गई आपकी, तो आप क्या यूज़ करेंगे? वेक्टरलेस में आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा आप सबसे पहले इसमें जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक मिनट को डायरेक्ट लिख देती हूँ। एक बेटा होता है हीट शॉक मेथड, एक होता है हीट शॉक मेथड। बेटा कहीं कहीं पर हीट शॉक मेथड में डायरेक्ट जीन ट्रांसफर भी आता है, और कहीं कहीं पर ये हीट शॉक मेथड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर में भी आता है, यानी आप rDNA को भी हीट शॉक मेथड से पहुंचा सकते हो। बट दिस हीट शॉक मेथड इज फॉर बैक्टीरियल सेल ओनली। इसमें जो होस्ट सेल होगी, अगर आपको इधर भी लिखना है होस्ट सेल होगी, तो ये क्या होगी बेटा? बैक्टीरियल सेल। तो अगर आप बैक्टीरियल सेल होस्ट ले रहे हैं तो वन ऑफ द मेथड फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इज हीट शॉक मेथड। ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। वैसे ही बेटा दूसरा हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं जीन गन। जीन गन ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलिस्टिक्स। ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, एक सिंपल क्वेश्चन में आता है ये कि बायोलिस्टिक किसको कहते हैं? बायोलिस्टिक जीन गन को ही कहते हैं। इसके बारे में भी अभी बताऊंगी। बट ये किसके लिए होता है बेटा? ये प्लांट सेल के लिए होता है। अगर आपकी होस्ट सेल प्लांट सेल है और आप चाहते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करना उस सेल में, तो आप जीन गन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक होता है बेटा माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मैं आपको इस तरह से बना के ये बताना चाहती हूँ कि होस्ट सेल के हिसाब से आप वेक्टर की हेल्प से या बिना वेक्टर की हेल्प के भी सेम होस्ट के लिए डिसाइड करते हैं कि आपका होस्ट क्या है, आपके पास वेक्टर है या नहीं है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। माइक्रो इंजेक्शन बेटा एनिमल सेल के लिए होता है। तो अगर आपकी होस्ट सेल, मैं तो दूसरी साइड बस लिख रही हूँ, आप तो जैसे ये टेबल बनी हुई है तो ये दूसरी साइड ना लिखकर बीच में होस्ट सेल लिख दिया, इधर से एरो लगा लिया, उधर से एरो लगा लिया, दैट्स इट। अगर आप ऐसा नहीं करें तो ये एरो मत लगाइए, बस बीच में लाइन खींचिए। आपने अलग से ये लिखा, अलग से वो लिखा, एक ही बात है। मैं आपको दोनों तरह से एक ही टेबल में बता रही हूँ। तो एक माइक्रो इंजेक्शन तरीका होता है जिससे आप एनिमल सेल में डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल करेंगे बेटा, थोड़ी सी इसमें डिटेल करेंगे। देखो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, एनिमल सेल की न्यूक्लियस, एनिमल सेल की न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल में जीन ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट इंजेक्शन लग जाता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया जाता है। मॉनिटर्स पे देखते रहते हैं, सेल दिखेगी एनलार्ज, उसके अंदर न्यूक्लियस दिखेगा, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो के ऊपर बहुत माइक्रो लेवल पे ये इंजेक्शन काम कर रहा है, और ये डायरेक्ट जीन हिट एंड ट्रायल मेथड पे होता है। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये न्यूक्लियस में जाएगा इंजेक्शन के फॉर्म में। अगर जेनेटिक मटेरियल से जुड़ गया और अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। जीन गन पे आते हैं। अगर प्लांट सेल आपकी होस्ट सेल है और आप बिना वेक्टर के डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप करते क्या हैं? जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। गन है मतलब आप कुछ ना कुछ फायर करेंगे इसमें से, कहाँ पर? प्लांट सेल में। तो देखो कैसे होता है बेटा, गोल्ड या टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको कोट कर देते हैं हम, कोटेड विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इज फायर्ड, फायर करेंगे विथ हाई वेलोसिटी, बहुत ही हाई वेलोसिटी से फायर कर देते हैं हम, कहाँ पर? प्लांट सेल में। ठीक है, क्या क्या याद रखना है इसमें? गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स होंगे जिसके ऊपर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोट कर देंगे और इस पार्टिकल को हम हाई वेलोसिटी से फायर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मान लो ये गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे चिपका दिया और इन पार्टिकल्स को आपने इसमें सेल में फायर कर दिया। ठीक है, तो इस पार्टिकल को आप इससे फायर करोगे। ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि शायद सेल में चला जाए, उसके न्यूक्लियस में चला जाए और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये जो माइक्रो पार्टिकल के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट कोटेड है वो इस पे से अनरैप हो जाए। अनरैप होने के बाद इसके न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उसमें जुड़ जाए तो फिर अपना काम हो जाएगा, नहीं तो फिर से ये काम होगा, फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, कि सेल में गया, सेल की न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में जाने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट
अनरैप्ड हो जाए, जो हमने माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर उसको रैप कर रखा है वो अनरैप हो जाए, इस पे से उतर जाए और जाकर उसके न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल पे चिपक जाए। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है। ऐसे एक और तरीका होता है बेटा किसमें, अपने वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र में, जो कि होता है आपका, मैं थर्ड के बाद यहाँ पर फोर्थ लिख रही हूँ, आप नीचे लिख लेंगे। एक होता है बेटा केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ये अपने नीट का क्वेश्चन रह चुका है बेटा, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। ठीक है, कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया जाता है एंड दैट केमिकल इज, दिस केमिकल इज PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें आपको होस्ट सेल नहीं करनी है। वैसे ही बेटा एक होता है इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं सेल को, और हम इसमें भी होस्ट सेल नहीं करनी है। बस ये जानना है कि ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र में आते हैं, जिसमें बायोलिस्टिक जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। ये पता होना चाहिए, बैक्टीरियल सेल के लिए हीट शॉक मेथड लगता है, प्लांट सेल के लिए जीन गन, ये सब मैच द कॉलम में आते हैं, एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन लगता है। अब हम करते हैं हीट शॉक मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट करते हैं हीट शॉक मेथड। देखिए हीट शॉक मेथड में क्या होगा। हीट शॉक मेथड में क्या है, देखो बैक्टीरियल सेल है बेटा, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल होगी और सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सही है। अब आप इस सेल को पहले कॉम्पिटेंट सेल बनाएंगे। मैं हीट शॉक मेथड वाली चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि एक ही स्लाइड पे मैं ये कवर कर दूँ, और मैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे बता रही हूँ आप इसको वैसे कॉपी पे लिख लेंगे। ये 4 और 5 नंबर यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 एक तरफ आ जाएंगे, और हीट शॉक मेथड की डिटेल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसको आपको यहीं पर लगाना है और या अलग से पॉइंट बना के लगाना है। ठीक है, हीट शॉक मेथड में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल, ध्यान से सुनना बेटा, बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले हम एक डाईवेलेंट कैटायन, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम Ca2+, तो इसके लिए कोई केमिकल लेना है, तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए CaCl2। जैसे मान लीजिए आपने किसी सेल को CaCl2 से ट्रीट किया, मतलब आपने कैल्शियम 2+ से ट्रीट किया, जो कि क्या है, एक डाईवेलेंट कैटायन है। तो इस डाईवेलेंट कैटायन से जब हम ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल सेल को, तो ये सेल पहले कॉम्पिटेंट बनती है। कॉम्पिटेंट सेल मतलब इस लायक बनती है कि हम इसमें हीट शॉक मेथड अप्लाई करें। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। इससे क्या होगा, सेल वॉल में जो पोर साइज है, सेल वॉल में जो पोर साइज है बेटा, वो पोर साइज इंक्रीज कर जाता है, और उसी के ऊपर हमने रखा होता है, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है तो इसमें पोर साइज इंक्रीज कर जाता है, जिससे क्या फ़ायदा होगा अपने को, हमने यहीं पर इसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ तक हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। अब हम इस कॉम्पिटेंट सेल को, जब पोर साइज बढ़ गया है, जैसे ही पोर साइज बढ़ा लिया, इस कॉम्पिटेंट सेल को हीट शॉक देंगे, हीट शॉक देंगे 94 डिग्री सेल्सियस का। कितने का बेटा, 94 डिग्री सेल्सियस पे इसको ट्रीट करेंगे, 42 डिग्री सेल्सियस पे इसको ट्रीट करेंगे। रुक जाओ, 90 सेकेंड्स के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको ट्रीट करेंगे, हीट का शॉक देंगे बेटा 90 सेकेंड्स के लिए। तो ये पूरा का पूरा छोटी सी ट्यूब में, माइक्रो ट्यूब में, फ्रीजर में रखा होता है। हम उसको बस 90 सेकेंड्स के लिए घड़ी देख के बाहर निकालते हैं। घड़ी देख के 90 सेकेंड्स के लिए हम उसको बाहर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, और वापस से हम बैक टू आइस रख देंगे इसको, एंड देन बैक टू आइस, वापस से आइस पर ले आएंगे। ठीक है, ये जो कॉम्पिटेंट सेल है ये कहाँ पर है, आइस पर रखी हुई है, ये आइस पर रखा हुआ है। ठीक है, आइस है ये। हम इसको बस बाहर निकालेंगे बेटा 42 डिग्री सेल्सियस पर 90 सेकेंड्स के लिए। उससे क्या होगा, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हीट के शॉक से सेल में एंटर कर जाएगा। हीट शॉक देंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर्स,
ये सब समझने के लिए है। हीट शॉक मेथड में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल को पहले हम CaCl2 जैसे का डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करा के कॉम्पिटेंट बनाते हैं, आइस पर रखा होता है, 90 सेकेंड्स के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पे उसको बाहर लेके आते हैं, हीट का शॉक देते हैं, जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट पोर साइज बढ़ ही चुका है, एंटर कर जाता है और वापस से आइस पे रख देते हैं। इस तरह हम बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, so this is all about this step number 6, that is transformation of host cell by introducing either gene of interest directly और with the help of a vector, जो अलग अलग होस्ट के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे।